और केमिस्ट्री से रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, फर्स्ट चैप्टर है इसका, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो पहले इसके बारे में बता देते हैं। जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया वो होता है, जैसे मान के चलिए कि जैसे कि अगर दूध से अगर दही बना दिया जाए, ठीक है, दूध से दही बना दिया जाए तो फिर पुनः दही से दूध नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। दूध से दही बनाने के बाद फिर से पुनः दही से दूध नहीं बनाया जा सकता है, यानी तो ये इस तरीक़ा से जो प्रक्रिया हो रहा है, जो अभिक्रिया हो रहा है, वो कन्वर्ट बदल रहा है, ठीक है। बदलने के बाद जो इस तरीके से बदलेगा तो इसी को बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया। आई मीन जो हाँ रासायनिक, मतलब कि रासायनिक एक तरीके से ये बोल सकते हैं, या रसायन शास्त्र वो ऐसा चीज़ होता है जो एक बार कन्वर्ट तो हो बट उसमें फिर कन्वर्ट होकर दोबारा वो प्राप्त ना हो, ठीक है। जिसमें एक बार बदलने के बाद, जैसे इसमें क्या है, इसमें रासायनिक क्या है कि इसमें यही है कि ये एक बार मतलब सिंगल बार, अगर एक बार भी अगर दूध से दही बन गया तो इसके बाद फिर दही से दूध बनना मुश्किल है, नामुमकिन ही है, ठीक है, ये नहीं बन पाएगा। तो खैर जो भी हो, बट लेसन जो है मैं उसके बारे में डिटेल्स में आता हूँ। मैं बस हल्का ये सा हिंट्स दे रहा था, तो चलिए बताते हैं। इसमें मेन जो पॉइंट आएगा, इसमें पहला पॉइंट है ऐसे, जैसे कि कुछ ऐसा होता है जैसे कि अगर रासायनिक अभिक्रिया है तो कब रासायनिक अभिक्रिया से पहले ये टॉपिक इसमें उठा है कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या, ठीक है। इसका पहले ये पॉइंट उठेगा कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया क्या है, समीकरण क्या है। पहले मैं यही बताता हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है पहले मैं इसके बारे में बताता हूँ। तो देखिए, कुछ ऐसा परिवर्तन हो जिसमें कुछ ऐसा परिवर्तन हो जिसमें कुछ कह सकते हैं जैसे कि नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण हो, यानी जैसे कि ये दूध में कैसा परिवर्तन हुआ, कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ दूध में जो नए गुण वाले पदार्थ कुछ प्राप्त हुआ, जैसे यहाँ पर ये प्राप्त हुआ दही, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो हो रहा है तो इसे बोला जा सकता है रासायनिक अभिक्रिया, यानी ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण या नए पदार्थों का निर्माण हो, तो उसे क्या बोला जाता है, रासायनिक, क्या बोलेगा, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। यानी रासायनिक अभिक्रिया, मैं इसे डिटेल्स में ज़्यादा मैं नहीं लिखता हूँ, मैं इसे लिख देता हूँ, सिंपल समझाते जाता हूँ। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, नए पदार्थ बनते हैं या नए पदार्थों का निर्माण होता है, नए पदार्थों का निर्माण होता है, ठीक है, नए पदार्थों का निर्माण होता है। मैं जो भी डिफिनेशन बताऊंगा इसे सबका मैं बिल्कुल शॉर्ट बताऊंगा ताकि समझने में भी दिक्कत ना हो और याद करने में भी प्रॉब्लम ना हो। इन रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया वो है जिसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है, तो वो होता है रासायनिक अभिक्रिया। जिसमें दूध से दही बन गया तो ये भी हुआ रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट में ये है, इसका नेक्स्ट पॉइंट, और हाँ मैं जो भी बताऊंगा इसमें टॉपिक बाय टॉपिक बताऊंगा, ठीक है। ये क्लास में ये केमिस्ट्री जो चला रहा हूँ, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया में इसका फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, 10th क्लास केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण। तो मैं जो भी चलाऊंगा वो टॉपिक बाय टॉपिक चलाऊंगा, ठीक है। तो इसका पहला जो समीकरण था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो पहले बता दिए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, तो मैं बता चुका हूँ। अब बोलता हूँ समीकरण क्या होता है। तो जैसे मान के चलिए, जैसे इक्वेशन भी बनाया जाता है तो किस तरीके से बनाया जाता है, कुछ समीकरण उसमें होता है, यानी इक्वेशन कुछ बनाया जाता है। जैसे मैथ की भी बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि ए और बी कोई दो पदार्थ है या दोनों आपस में क्या कर रहा है, दोनों मिल रहा है या दोनों का विक्रिया कराया जा रहा है, तो कुछ नए पदार्थों का भी तो निर्माण होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से समीकरण के रूप में बनेगा। अब इसमें ये भी प्रक्रिया है कि जब समीकरण के रूप में बन रहा है तो इसमें कहाँ पे किसे क्या बोला जाएगा, इसे क्या बोला जाएगा, इसे क्या बोला जाएगा, इसे क्या बोला जाएगा, ये सब क्या क्या है, ठीक है। इस सब के बारे में मैं डिटेल्स बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट इसका क्या है। जैसे देखिए, ए प्लस बी कहने का मतलब ए कोई अलग पदार्थ है, ठीक है, ए कोई अलग पदार्थ है और बी भी कोई अलग पदार्थ है, ये दोनों कोई अलग अलग पदार्थ है, ये दोनों आपस में क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है। ये दोनों अभिक्रिया, यानी दोनों आपस में क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है। दोनों अभिक्रिया मतलब कि जो रासायनिक अभिक्रिया इसमें भाग लिया है ए और एक पदार्थ बी, तो दोनों अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है, वो है सी, ठीक है। तो अब ये बात है कि जो ये जो अभिकारक है ए और प्लस ए बी, अब इसे क्या बोला जाएगा, तो अब मैं बात ही कर रहा हूँ अभिक्रिया से। अभिक्रिया से मतलब है रासायनिक अभिक्रिया,
यानी अभिक्रिया, यानी क्या कहलाएगा, अभिकारक। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया यानी यही तो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, यानी इसे अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, यानी इसे इस तरफ जो होता है अभिक्रिया को, यानी ये अभिक्रिया में भाग लिया जाता है, जैसे ये दो पदार्थ भाग लिया ए और बी, तो इसे बोला जाएगा अभिकारक। इसे क्या बोला जाएगा, अभिकारक। ठीक है, इसे क्या बोला जाएगा, अभिकारक। यानी ये जो ए है और बी है अभिक्रिया में भाग लिया ये दोनों, तो ये क्या कहलाया, अभिकारक। अब एक नया पदार्थ बन रहा है, ये साइड देखिए, ये साइड नया पदार्थ बन रहा है इसी तरफ। ठीक है, तो जब ये नया पदार्थ कुछ बन रहा है तो कुछ तो नया पदार्थ बन रहा है, तो ये बना नया पदार्थ। ठीक है, ये नए पदार्थ का निर्माण हुआ। जैसे कि अगर दूध से बनने के बाद वो मतलब दूध जो बदल गया दही में, तो दूध से तो दही बन गया, तो ये तो कोई नया पदार्थ हुआ ना, ये कुछ नया हुआ, जो भी ये खाद्य पदार्थ जो नया हुआ, तो इससे तो ये डिफरेंट हुआ। तो इसी प्रकार ये और बी को अगर मिलाया जा रहा है दो, इसमें भी दो मिक्सिंग करना पड़ेगा तो ही ये बन पाएगा। तो इसमें भी अगर दो मिक्स किए हैं, जैसे अभिकारक में दो भाग लिया है, ए पदार्थ ए और पदार्थ बी, दोनों मिक्स किया तो बना एक नया पदार्थ। ठीक है, सी। ठीक है, और नए पदार्थ जो होता है उसे बोल सकते हैं, इसे कहा जाता है उत्पाद। जैसे उत्पाद का मतलब ही होता है कुछ पदार्थ। ठीक है, कुछ पदार्थ का बनना, या क्या कहलाया, उत्पाद कहलाएगा। ठीक है, आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा रासायनिक अभिक्रिया समीकरण। फिर से मैं एक बैकग्राउंड में चलता हूँ। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो इसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, अब जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो कैसे किस तरह, जैसे मान के अब ये समीकरण, तो ये देखिए समीकरण के रूप में है, ये एक तरीका से समीकरण के रूप में, और भी अलग अलग बताऊँगा। मैं बता रहा हूँ कि पहले इसमें क्या क्या कैसे होगा, इसका बेसिक क्या है, मैं बेसिक चला रहा हूँ, इसके बाद और भी आगे बढ़ाऊँगा। ठीक है, तो यानी ए और बी जो पदार्थ था, दो पदार्थ था, आपस में भाग लिया, दोनों भाग लिया, तो बनने के बाद इस दोनों भाग लेने के बाद और अभिक्रिया में जब भाग लिया, तो अभिक्रिया करने के बाद ये बना दिया एक नया पदार्थ सी, जिसे उत्पाद कहा गया, और ये दोनों था अभिकारक। ठीक है, यहाँ तक मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसे शेयर कीजिएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब कुछ इस तरीके की एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि अगर मान के चलिए कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो उसमें कुछ तो बदलाव होगा। ठीक है, तो कैसा कैसा कौन कौन सा, अभी मैं बदलाव नहीं बता दूँ, पहले ये बता दे रहा हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया को और एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, पहले मैं ये बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए भोजन का पचना, मैं यहाँ पे पहले डिटेल्स में लिख लेता हूँ क्या क्या होगा इसका। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, जैसे भोजन का पचना। ठीक है, ये भोजन का पहला में ये लिखे हैं कि भोजन का पचना, तो भोजन जब मतलब भोजन का पचना भी क्या एक तरीके से कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया का ये एक तरीका सा, ये रासायनिक अभिक्रिया का ये उदाहरण हुआ भोजन का पचना। और इसके अगला है श्वसन। ठीक है, श्वसन भी एक तरीके से रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण ही होगा। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण होगा श्वसन। और एक और है लोहे पर जंग लगना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। मैग्नीशियम फीता का जलना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। और जैसे यहाँ पे बनाए थे दूध से दही बना, तो ठीक है, तो दही का बनना भी क्या कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, इसमें क्या क्या पॉइंट आया, इसमें क्या था कि रासायनिक अभिक्रिया के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं। तो जैसे भोजन का पचना, ये भोजन का पचना मतलब भोजन में भी देखिए छोटा छोटा, जैसे कि कुछ जैसे कुछ खाद्य पदार्थ लिया जाता है, तो उसे भी वो खाद्य पदार्थ एक बार बदलने के बाद, कन्वर्ट होने के बाद, एक बार जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो ये फिर से वो अपने आप में फिर से पुनः उसी रूप में बदल पाना मुश्किल है। यानी ये खाद्य पदार्थ हुआ, तो ये भोजन का पचना। अब भोजन का पचना भी एक तरीके से रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, और श्वसन, ठीक है, इसमें भी वही बात होता है, एक तरीके से क्या करता है कि ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ये भी कुछ बदलाव हो रहा है इसमें भी। लोहे पर जंग लगना, एक बार जब लोहे पर जंग लग जाएगा तो जंग लगने के बाद वो फिर से पुनः वही वैसा ही लोहा, जैसे जैसे कि पहले लोहा था जैसा, वैसे पहले जैसा लोहा अब दोबारा नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, जंग लगने के बाद, तो मतलब कि ये भी कह सकते हैं कि लोहे पर जंग लगना भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। मैग्नीशियम फीते का जलना, इसी तरह से दही का बनना। तो ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा, भोजन का पचना, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना, रासायनिक अभिक्रिया के क्या क्या है, ये इतना तरीके से उदाहरण हम दे सकते हैं। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसमें इसका नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया से क्या क्या बदलाव होगा। ठीक है, अगर रासायनिक अभिक्रिया होगा तो इसमें क्या क्या बदलाव होगा। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया होगा तो इसमें बदलाव कुछ इस तरीके से होगा। रासायनिक अभिक्रिया से क्या क्या बदलाव होगा, तो इसमें पहला ये है कि अवस्था में बदलाव होगा। ठीक है, ये रहेगा किस रूप में, वो टूट टूट कर किस रूप में हो जाए, जैसे कि अगर हम जैसे पहले बात किए थे भोजन का पचना। ठीक है,
तो भोजन का पचना, तो उसमें तो भोजन कुछ अलग अलग प्रकार के रहेगा, ठीक है। अब वो टूट के उसका बदलाव हो जाएगा, ठीक है। वो छोटे छोटे अणुओं में, छोटे छोटे कणों को क्या करेगा, टूट जाएगा। यानी अवस्था में परिवर्तन हुआ, था किस आकार का और हो गया किस आकार का। जैसे कि एक जो चपाती होता है वो इस तरीके से सर्कल, उसे पहले डिवाइड किया जाएगा इस तरीके से काट के, और फिर से उसे चबाते समय उसका भी फिर से बदलाव होगा, यानी उसमें भी बदलाव होगा, यानी इसमें भी बदलाव हुआ, ठीक है। यानी अवस्था में परिवर्तन कैसे हुआ, यानी अवस्था में बदलाव कैसे हुआ, ये समझ में आ गया। अगला रंग में परिवर्तन, हाँ तो ये रंग में भी परिवर्तन होगा। जब रासायनिक विक्रिया होगा तो रंग में भी परिवर्तन होगा। तापमान में परिवर्तन, उसका टेम्परेचर कम बेसी भी होता रहेगा। और गैसों का उत्सर्जन ये भी होगा, ठीक है। ये भी किस तरीके से होगा, मैं चारों भी डिटेल्स में समझा सकता हूँ। डिटेल्स में ये है कि रंग में परिवर्तन कैसे, वो देखिए कुछ इस तरीक़ा से, जैसे रंग में परिवर्तन की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कभी भी जैसे अभिक्रिया होगा तो उसका परिवर्तन तो रंग में होगा ही होगा, ठीक है। जैसे एक क्या करते हैं, जैसे चावल की बात करते हैं। अगर एक तरीके से ये भी समझ लीजिए कि जैसे कि चावल से आप बना देते हैं, जो चावल है उसे एक तरीके से जैसे बोला जाता है ना कि जैसे भात बनाया जाता है, ठीक है। तो वो बनाया जाता है, मैं बिल्कुल डिटेल्स में अपने लैंग्वेज में होता है वही मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो जब ये बनेगा तो इसका देखिए रंग में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। अगर आटा वाइट होता है लेकिन उसके जब रोटी बनाया जाएगा तो इससे भी एक सना जाएगा इस तरीके से, और सन के भी परिवर्तन हो जाएगा रंग में भी। तापमान में परिवर्तन, तापमान में भी ऑटोमेटिक वो परिवर्तन होगा और गैस का भी उत्सर्जन हो सकता है। रासायनिक विक्रिया हो तो इसमें गैस का भी उत्सर्जन हो, ठीक है। यानी इतना तरीका से बदलाव हो सकता है। यानी रासायनिक विक्रिया से क्या क्या बदलाव होगा, तो अवस्था में बदलाव होगा, रंग में परिवर्तन होगा, तापमान में परिवर्तन होगा और गैसों का उत्सर्जन होगा। इसका देखते हैं नेक्स्ट इसका क्या है। यहाँ पे देखिए ये रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना, यानी रासायनिक परिवर्तन होगा तो कैसे कैसे उसे बदला जा सकता है। पहले मैं ये बता दिया था कि जैसे कि ये साइड है तीर का, देखिए ये साइड है, तो ये साइड जो भी रहता है उसे सब बोला जाएगा क्या, अभिकारक, ठीक है। ये भी अभिकारक कहलाएगा, ये भी अभिकारक कहलाएगा। ये दोनों अभिकारक आपस में रिएक्शन कर रहा है तो इससे जो एक नया पदार्थ बन रहा है वो बन रहा है क्या, तो ये जिंक सल्फेट, ठीक है। ये क्या बना, जिंक सल्फेट बना, तो एक नया पदार्थ बना। एक ये नया जब बना है और तो इसके साथ में एक नया जब बना तो इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि उत्पाद बना। यानी ये दोनों अभिकारक है और ये नया उत्पाद है। और इससे देखिए एक हाइड्रोजन क्या कर रहा है, इसमें हाइड्रोजन निकल रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन भी इसमें आ रहा है। यानी अब इसे यह रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना, तो ये इस तरीक़ा से दोनों रिएक्शन किया तो बदल के हो गया इस तरीक़ा से, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब इसमें ये भी बात किया जा सकता है कि इसमें अच्छा ठीक है तो इसमें LHS और RHS क्या होगा, ठीक है। अगर इसका ये समझ लीजिए कि जो तीर जो होता है, ये तीर के निशान के इस ओर को बोला जाता है LHS, ठीक है। ये लेफ्ट वाला होगा और ये होगा राइट वाला, ठीक है, RHS। इसमें आ गया होगा, ये होगा लेफ्ट साइड वाला, ये होगा राइट साइड वाला। यानी रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना, यानी जिंक है जो हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। ये दोनों रिएक्शन कर रहा है और प्राप्त हो रहा है जिंक सल्फेट, ठीक है। प्राप्त क्या हो रहा है, जिंक सल्फेट और प्लस में हाइड्रोजन। तो यानी ये साइड वाला कौन सा है, तो ये साइड वाला उत्पाद, आई मीन क्या बोलते हैं उसे, अभिकारक कहलाएगा और ये साइड वाला उत्पाद कहलाएगा। तो ये भी समझ में आ गया। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैं फिर से एक रिपीट करके लिखा हूँ रासायनिक समीकरण। मैं इसके बारे में पूरा डिटेल्स नहीं बताया था तो मुझे लग रहा था ये कोई छूटा हुआ ऐसा है, तो इसे मैं फिर से बताता हूँ। रासायनिक समीकरण, देखिए रासायनिक समीकरण जैसे कि अगर इसे बोला जाए किसी संकेतों द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक विक्रिया यानी रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। और रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक और अभिकारक उत्पादों के रासायनिक सूत्र को उनकी भौतिक अवस्था के रूप में क्या किया जाता है, के साथ में लिखा जाता है। अगर हम ये बताएं जैसे कि ऐसा कुछ अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, जैसे ये था, ये जिंक था, यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ जिंक लिखा जाएगा इस तरीक़ा से। यानी ये अगर इसे शब्दों में अगर लिखा जाए तो ये काफ़ी जगह ले लेगा, ठीक है। तो इन सबको जगह को कम ले, ठीक है, लिखने में आसान हो, ठीक है, और दिक्कत ज़्यादा वाली बात ना हो, दिक्कत ज़्यादा ना होए, इसके लिए क्या किया जाता है, रासायनिक समीकरण को बनाया जाता है। और वो भी प्रतीक के सहायता से, ठीक है। क्या इसमें लिखा जाता है, प्रतीक, जैसे ये साइड है तो ये साइड के भी जैसे जिंक है तो जिंक के प्रतीक क्या हुआ, Zn हुआ, ठीक उसी तरीके से, ठीक है। तो ये रासायनिक विक्रिया जो बच गया था। अब इसे हम और भी बोल सकते हैं, जैसे रासायनिक विक्रिया में ये भी बोल सकते हैं ना कि उनकी क्या होता है कि उसमें अब ये भी हो रहा है कि अगर रासायनिक विक्रिया होगा तो उसमें किसी न किसी प्रक्रिया से होगा, जैसे उसमें परिस्थितियाँ भी अलग अलग हो सकती है। जैसे में कि कभी कभी ताप देने पे होगा, ठीक है, उस पर टेम्परेचर दिया जाएगा, कभी कभी दाब दिया जाएगा या उत्प्रेरक होगा।
तो जो भी सब लिखा जाता है ना, जैसे कि आप ये समझ लीजिए, जैसे एक तीर ये लिखे है, ये एक तीर यहाँ बनाया हूँ, ये एक तीर यहाँ बनाया हूँ, दोनों साइड रहेगा, ये साइड रहेगा क्या रहेगा, अभिकारक, और ये साइड उत्पाद, ये साइड अभिकारक उत्पाद, अभिकारक उत्पाद, ऐसे करके। तो इस पर मैं लिख सकता हूँ, ताप से भी हो सकता है, रासायनिक समीकरण में बनाया जाएगा तो उसमें ताप यानी अभिक्रिया जब दर्शाया जाएगा तो ताप भी उस तीर के निशान के ऊपर आएगा, आ सकता है। जब ये सब आएगा, ताप वगैरह जो आ रहा है, तो ये सब तीर के ऊपर लिखा जाएगा। ताप हो या आपका क्या हो, दाब हो, या आपका ये उत्प्रेरक हो, जो भी इस तरीके से जब होगा तो तीर के क्या किस ओर लिखेंगे, तो ऊपर में लिखेंगे। ये भी समझ में आ गया होगा शायद, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इसका क्या है। तो नेक्स्ट इसका ये है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया क्यों जाता है, तो वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। किसके अनुसार, तो द्रव्यमान संरक्षण, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करना। जब इसका नियम का पालन करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना है। रासायनिक अभिक्रिया जो होगा, जो समीकरण प्राप्त होगा, रासायनिक अभिक्रिया जो समीकरण प्राप्त होगा उसे क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। यहाँ पे ढका हुआ था तो ऊपर लिख रहे थे, शायद नीचे कर लिया। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, ठीक है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम के अनुसार ही रासायनिक अभिक्रिया को क्या किया जाता है, संतुलित करने का ये किया जाता है। अब इसमें क्या क्या होगा, जैसे कि अगर अभिक्रिया को अगर संतुलित ना किया जाए तो क्या होगा, तो ना किया जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। जैसे कि आप समझ लीजिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे दूध से जैसे मैं दही बनाया, तो दूध मेरे पास था 1 kg, ठीक है। इसमें कुछ डाला जाता है तो उसका तो मतलब नहीं है। तो दूध 1 kg है, तो इससे क्या दही जो बनेगा, इससे जो दही बनेगा, ये भी तो रासायनिक हो रहा है, ठीक है, ये भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। तो इससे जो दही बनेगा तो क्या 5 kg बन जाएगा, 2 kg बन जाएगा, 1 kg बन जाएगा, कितना बनेगा। तो आप ये आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि जब 1 kg दूध है तो हाँ 1 kg ही क्या बनेगा, दही बनेगा। 1 kg क्या प्राप्त होगा, दही प्राप्त होगा। यानी इसमें कहा जा सकता है जो रासायनिक अभिक्रिया होता है वो संतुलित होना चाहिए। यानी अभिक्रिया के पहले यानी अभिकारक और प्लस में जो उसके बनने के बाद उत्पाद, वो दोनों का वजन, वेट दोनों का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे अभी यहाँ बता रहा हूँ, ये अभिकारक था, इसके साथ में और एक आएगा अब उसमें, और दोनों को मिक्स किया जाएगा। तो मिक्स करने के बाद क्या इसे दही बना, तो इसका वजन दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। तो इसी को संतुलित करने के लिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगाया जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो पहले ही बता दिया हूँ कि अभिकारक उत्पाद क्या होता है। तो चलिए अब मैं इसे बताता हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का सबसे अच्छा और सबसे बेहतर आइडिया, ठीक है। ये काफ़ी बेहतर रूप से हो सकता है। आप अलग अलग भी काउंटिंग कर सकते हैं, इसमें कोई दो उपाय नहीं है या दो मत नहीं है जो नहीं कर सकते हैं, अलग अलग काउंटिंग भी कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ, जैसे देखिए, संतुलित करने से पहले आप ये देख लीजिए कि अब मैं बता रहा हूँ आई मीन जो समीकरण है उसे संतुलित करने के लिए, ठीक है। तो जब इसे संतुलित करना है यानी रासायनिक अभिक्रिया को क्या करना, संतुलित करना, तो ये मैं संतुलित कर रहा हूँ अब, ठीक है, संतुलित करने के लिए बता रहा हूँ। तो संतुलित किया कैसे जाएगा, ठीक है। तो देखिए, इसमें पहले ये देख लीजिए कि जो जो इसमें पदार्थ भाग ले रहा है वो कितना है, कितना टॉपिक इसमें कितना है, जो तत्व है, ठीक है, जो अभिकारक कहलाएगा, अभिकारक तरफ में, ठीक है, या उत्पाद तरफ में, जो भी है, दोनों को आप काउंटिंग कर लीजिए। जैसे अभिकारक में मैं लिख रहा हूँ, पहले अभिकारक में कितना तत्व है, जो कौन कौन सा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। जैसे अभिकारक, मैं अभिकारक लिखा, ये इस ओर वाला कहलाएगा अभिकारक, ठीक है, इस ओर वाला अभिकारक कहलाएगा। तो इसमें फेरस की संख्या कितनी है, और इसमें एक और है, क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, और में इसमें क्या ऑक्सीजन है। इन तीनों को आप संख्याओं को लिख लीजिए, कितना कितना कौन कौन है। फेरस आपका देखिए अभिकारक तरफ, ये हुआ अभिकारक, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये हुआ अभिकारक, और ये हुआ प्रतिफल, इसे प्रतिफल भी बोला जाता है, ठीक है, या उत्पाद भी बोल सकते हैं, ये प्रतिफल या उत्पाद। तो इसे को आई मीन जो इस ओर हुआ है ना, तीर की इस ओर, तो इसे बोला जाएगा प्रतिफल या उत्पाद, या जो तीर की इस ओर है इसे बोला जाएगा अभिकारक। तो यहाँ पे देखिए, जो फेरस है, इसमें फेरस की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे अभिकारक में फेरस भी कितना है, तो 1 है, हाइड्रोजन कितना है, तो यहाँ पे डबल है, और ऑक्सीजन कितना है, तो सिंगल है। ये हुआ अभिकारक में। तो आप देखिए ये साइड प्रतिफल में या उत्पाद में, तो उत्पाद में भी लिख लेते हैं, यानी ये उत्पाद हुआ, तो उत्पाद तरफ क्या क्या है मैं पहले लिख लेता हूँ पहले, ठीक है।
ये उत्पाद हुआ। इसमें भी क्या है, इसमें भी देखिए फेरस इसमें भी आएगा, ठीक है, और हाइड्रोजन इसमें भी है, फेरस भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, ठीक है, तीनों है। तो इसमें भी देखिए फेरस कितना है, तो इसमें फेरस देखिए डबल आया, ठीक है, इसमें फेरस क्या है, इसमें फेरस डबल ही है ना, फेरस इसमें डबल, ये डबल तो है फेरस, ठीक है, इसमें फेरस क्या आएगा, डबल है। तो चलिए इसमें लिख लेते हैं फेरस क्या है, इसमें डबल है, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन इसमें देखिए 3 है, और हाइड्रोजन कितना है, तो डबल है। ये कुछ इस तरीक़ा से है, या देखिए कुछ इस तरीक़ा से है, यानी फेरस में डबल है, ऑक्सीजन में जो ऑक्सीजन है जो 3 है इसमें, और हाइड्रोजन है जो डबल है। अब मैं बेसिक जो होता है इसका क्या कैसे इसका करना पड़ेगा वो मैं बताता हूँ, ठीक है। ये तो बता दिया उत्पाद में कितना है फेरस और अभिकारक में कितना है। अब देखिए फेरस इसमें, देखिए फेरस इसमें डबल है, इसमें तो सिंगल है, तो अब इसमें डबल था इसमें सिंगल था, तो अगर इसमें हम इसे डबल करेंगे तो अब ये फेरस तो संतुलित हो गया, चलिए ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन का क्या हाल है दोनों साइड। तो इसमें देखिए ये साइड क्या है, डबल है, हाइड्रोजन क्या है इसमें साइड डबल है, तो इसमें भी हाइड्रोजन डबल ही है, दोनों बराबर है। तो चलिए हाइड्रोजन को रहने देते हैं अभी, ठीक है। हाँ आपको बदलाव करना पड़ेगा, नेक्स्ट आगे अब कुछ अगर जैसे इसी को बदलाव करेंगे तो आपको बदलाव करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर बदलाव करके देखते हैं, जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यानी ये साइड तो कम है, जिस साइड हमें 3 चाहिए ये साइड 3 है, उत्पाद में 3 है, लेकिन ऑक्सीजन ये साइड क्या अभिकारक कितना है, 1 ही है, तो यहाँ पे से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये साइड। तो जब हम यहाँ पे इस तरीके से मल्टीप्लाई किए तो अब ये देखिए क्या हो गया, ये इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे इसका मान के चलिए किया जब कुछ भी ना हो तो 1 छुपा हुआ है, और ये 3 में 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 एकम 3, यानी ये हो गया 3, यानी ऑक्सीजन कितना हुआ 3 हो गया। और इसी तरीके से यहाँ भी गुना होगा तो 3 दूना 6, यानी एच क्या है यहाँ पे कितना आया 6 आ गया, एच कितना यहाँ पे हो गया 6, और ऑक्सीजन कितना यहाँ पे ये 3 हुआ, यानी अब तो एच यहाँ पे 6 हो गया, लेकिन एच यहाँ पे कितना है तो डबल है, यहाँ पे हो गया 6, यहाँ पे है डबल, तो अब हम यहाँ भी इसे भी तो 6 करना पड़ेगा ना, तो इसे भी 6 करने के लिए इसे भी क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 दूना 6। चलिए हाइड्रोजन दोनों साइड बराबर, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है तो ये 3 आया, तो ऑक्सीजन 3 यहाँ पे है ना, फेरस 2 है तो फेरस 2 है, संतुलित हो गया, ठीक है। फिर से समझ लीजिए कैसे कैसे किया हूँ, मैं फिर से एक बार लिख के समझाता हूँ, ठीक है। जैसे देखिए इसमें फेरस डबल है, इसमें फेरस सिंगल है, अगर मैं इसे डबल करता हूँ, इसे मैं डबल किया, मैं क्या कर रहा हूँ संतुलित करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें जब सिंगल डबल था तो इसमें सिंगल था तो डबल किए, फेरस दोनों साइड बराबर हो गया। हाइड्रोजन इसमें डबल है लेकिन इसमें हाइड्रोजन भी डबल है, तो ये हाइड्रोजन ठीक है। ऑक्सीजन देखिए कितना है 3 है, इसमें क्या है सिंगल है, तो इसमें मैं अगर 3, और आप एक बात बताता हूँ मैं, ये ऑक्सीजन है सिंगल, तो अगर आप इसे 3 बनाना है या 4 बनाना है या 5 बनाना है तो आप ये साइड से बना सकते हैं, 5 बनाना है तो 5 बनाइए, 3 बनाना है तो 3, 4 बनाना है तो 4, जो भी आपको इस तरह से इस और आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि जैसे ऑक्सीजन है आप यहाँ पे देंगे 3 या 4 या 5 जो भी, तो ये आप गलत है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। इस समीकरण में क्या होता है, जैसे x स्क्वायर होगा तो इसे बराबर करना है दूसरे से, तो यहाँ बगल में आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऊपर में नहीं कर सकते हैं, पावर में नहीं कर सकते हैं। और ठीक इसमें क्या है कि इसमें ये साइड आप नहीं कर सकते, लेकिन ये साइड गुणांक में कर सकते हैं, यानी यही गुणांक में कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब ऑक्सीजन इसमें कितना है 3 है, लेकिन यहाँ पर कितना है सिंगल है, तो इसमें आप 3 अगर दिए तो अब तो ऑक्सीजन तो 3 हो गया, ऑक्सीजन 3 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन क्या हुआ 3 दूना 6 हो गया। अब ये तो 2 ही है, हाइड्रोजन यहाँ पे 6 हो गया। अब एक काम कीजिए, 2 तो पहले से था ही, अगर इसे 3 कर दिया जाए तो 3 दूना 6 ये भी हो गया हाइड्रोजन। अब देखिए बराबर हो गया, तो जब ये बराबर हो गया तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये पालन अब ये पूर्णतः बढ़िया से कर रहा है, और इसे बोला जाएगा कौन सा समीकरण, तो अब हम इसे बोल सकते हैं संतुलित समीकरण। अब इसे क्या बोला जा सकता है, संतुलित समीकरण। फेरस, ठीक है, फेरस है मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है 2 से, क्यों इसमें 2 था तो इसमें 2 भी तो चाहिए ना। इसमें ऑक्सीजन कितना था 3, लेकिन इसमें 3 में इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये 3 हो गया, तो 3 में 6। देखिए इसमें एक टॉपिक और है, जैसे कि अब कभी भी आपको संतुलित करने के लिए होगा ना, तो जैसे बड़ा अंक वाला होगा ना तो पहले उसी को बराबर करने की कोशिश कीजिए। इसमें ऑक्सीजन इसमें 3 था और भी तो सब छोटा छोटा था, तो आप ऑक्सीजन को पहले बराबर कर लीजिए। यानी जैसे बड़ा आप कीजिएगा तो ऑटोमेटिक छोटा वाला पेज आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा, वो जल्दी हो जाएगा। देखिए पहले आप छोटा से करते जाएंगे बड़ा में, तो आपको बड़ा चेंज करने के बाद फिर छोटा को भी चेंज करना पड़ जाएगा। तो इसलिए जब भी हो चेंज करने के लिए, संतुलित करने के लिए समीकरण को, तो बड़े से चलिए, ठीक है।
बड़े से चलिए, ठीक है, बड़े तत्व जो है उससे चलिए। तो अब इसका नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इसका क्या है। नहीं तो अब मैं एक काम करता हूँ अभी, और मैं आपको संतुलित करके बताता हूँ एक आध दो समीकरण और, ठीक है। तो देखिए इसमें देखिए, जैसे कार्बन है और कार्बन क्या कर रहा है, तो कार्बन के साथ में ऑक्सीजन से क्या हो रहा है, ये अभिक्रिया दोनों कर रहा है, ठीक है। अब ये जब दोनों अभिक्रिया कर रहा है तो इससे प्राप्त क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या प्राप्त हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसे आपको तुलना करने के लिए बोल रहे हैं, जैसे संतुलित करने के लिए बोले तो क्या है, तो इसमें पहले से संतुलित है। देखिए ऑक्सीजन इसमें डबल है तो ऑक्सीजन इसमें डबल है, कार्बन सिंगल है तो कार्बन सिंगल है। देखिए अभी मैं और भी मैं बताऊँगा संतुलित करने के लिए, मैं और पहले नेक्स्ट टॉपिक बता लेता हूँ। ऐसे बता दूंगा, लेकिन अभी और इसके नियम जो भी है वो बताने के बाद मैं उसमें के लिए प्रैक्टिस कर दूंगा। नहीं तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो ला दूंगा, उसमें मैं खाली संतुलित कर दूंगा, जितना समीकरण रहेगा 4 5 10 जो भी, मैं सबको संतुलित करके दिखा दूंगा, ठीक है। क्योंकि अभी टॉपिक बहुत सारा है जो इसमें बताना है ये लेसन में। तो चलिए पहले टॉपिक की तरफ देखते हैं। और मैं तो पहले एक नियम बता दिया हूँ, जैसे कि एक समीकरण तो बता दिया पहले से कि आप इसी तरीक़े से क्या कीजिएगा, संतुलित कीजिएगा। तो चलिए पहले देखते हैं, इसका टॉपिक देख लेते हैं। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, ठीक है। और बेल आइकन ओपन कर लीजिए ताकि मेरा जब भी मैं एक नया वीडियो डालूँ तो आपको आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ताकि आप उस वीडियो को देख पाएँ, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसका नेक्स्ट टॉपिक इसका क्या है। इसमें देखिए ये एक समीकरण है, जैसे फेरस है, ये फेरस क्या है, इसमें साथ में हाइड्रोजन के आई मीन ये जल के साथ में क्या हुआ, अभिक्रिया कर रहा है तो ये बन रहा है, ठीक है। और ये प्राप्त हुआ। अब मैं इसे क्या किया, अब पहले इसे क्या करते हैं, जैसे ये उत्पाद ये बना, ये शायद उत्पाद या प्रतिफल बोल सकते हैं दोनों साइड, ठीक है। ये क्या हुआ, प्रतिफल, या दोनों को बोल सकते हैं उत्पाद या प्रतिफल। और ये साइड दोनों क्या है, अभिकारक है। पहले मैं इसको आप पहले क्या करता हूँ, पहले आपको क्या कहते हैं, संतुलित करके दिखा देते हैं। फिर आपको ये जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका कि अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था को लिखना, यानी इसके भौतिक अवस्था को लिखिए। जो कौन क्या है, हाइड्रोजन क्या है, ठोस है, गैस है, द्रव है। ये क्या है, ठोस है, गैस है, द्रव है, या जलीय विलयन है, एक्यू, ये क्या है, ये सब बताने के लिए। लेकिन ये सब बताने से पहले मैं इसका संतुलित कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 3 है, तो पहले ऑक्सीजन को ही बराबर कर लीजिए। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे सिंगल है, चलिए 3 लिखिए। ऑक्सीजन तो 3 हो गया, देखिए हाइड्रोजन क्या हुआ, 3 दूना 6 है, और यहाँ पर तो हाइड्रोजन 2 ही है, तो चलिए यहाँ पे 3 किए तो 3 दूना 6 हुआ। चलिए दोनों देने हाइड्रोजन सब बराबर, ऑक्सीजन भी बराबर हुआ ना, ये 3 था तो 3 हुआ ना यहाँ पे। ये अब ये देखिए ये भी क्या है, 2 है, तो चलिए इसमें 2 कर दीजिए, बराबर हो गया, ठीक है। ये संतुलित हो गया। अब देखिए संतुलित हो गया, अब इसे क्या करते हैं। और हाँ, अगर बाई चांस कभी मिस्टेक हो जाए, जैसे बता रहे हैं तो कभी कभी मिस्टेक हो सकता है, तो प्लीज़ कमेंट में कर दीजिएगा कि यहाँ पे सर गलत हुआ है, तो मैं फिर से उसे देख कर बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब इसे क्या करना है कि अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था को लिखना है। इसके भौतिक अवस्था को क्या करना है, लिखना है। तो देखिए जो जो ठोस के लिए होता है ना, ठीक है, जैसे कोई ठोस होता है तो उसी लिए एस दिया जाता है, यानी सॉलिड जो होता है, ठीक है। द्रव के लिए क्या दर्शाया जाता है, तो आई को दर्शाया जाता है, आई से, ठीक है। द्रव के लिए क्या दर्शाएंगे, आई से दर्शाएंगे। और अगर गैसीय अवस्था में कोई है, ठीक है, कोई अगर गैसीय अवस्था में हो, गैसीय अवस्था में हो, तो उसके लिए दिखाया जाता है जी, यानी जो जी फोर, यानी जैसे गैसीय अवस्था होता है। और एक होता है जलीय विलयन, एक को क्या होता है, जलीय, ये हुआ विलयन, जलीय विलयन के लिए दर्शाया जाता है AQ। चलिए AQ हुआ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या क्या है, जैसे Fe है तो क्या है, तो Fe आप समझ लीजिए ये जो होता है जो ठोस होता है, ठीक है। Fe क्या है, ठोस है, तो इसके बगल में आप S दे दीजिए, ये ठोस हुआ, ठीक है। ये क्या है, तो ये आपको पता भी है कि जो ये क्या है, H2O, तो इसमें भी क्या है, जो इसमें जो H2 तो O है तो ठीक है, लेकिन O इसमें क्या है, तो O तो यहाँ पर गैस के लिए दर्शाएगा ना, वो क्या दर्शाएगा, गैस के लिए दर्शाएगा। तो चलिए O हुआ, जो क्या हुआ, गैस के लिए हुआ। अगर पूरा बोला जाए H2O तो फिर तो ये जल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जल की बात नहीं कर रहे हैं, बस मैं O की यहाँ पे से बात कर रहा हूँ, O सिंगल, और ये हाइड्रोजन, ये दोनों का बात कर रहा हूँ अलग अलग में। तो ये सब क्या है, तो सब गैस के लिए होता है। तो चलिए गैस के लिए देते हैं इसे हमें। O भी क्या है, यहाँ पे O क्या है, ठीक है। लेकिन अगर पूरा का बात किया जाए यहाँ पे फिर ये पूरा का बात किया जाए, ठीक है, तो ये पूरा का जो प्राप्त होगा तो ये क्या होगा, ये क्या था, पहले ठोस था, ठीक है। अब ये ठोस प्राप्त हुआ है तो ये तो जैसे कि गैस है तो निकल भी जाएगा, लेकिन ठोस तो बच जाएगा ना, तो ये क्या हुआ, ये ठोस हुआ।
और ये क्या है, ये तो पहले से पता है आपको कि ये क्या है, गैस है। यानी इतना तरीके से चेंजिंग हो सकता है, और भी चेंजिंग होगा तो मैं बताऊंगा आगे नेक्स्ट में, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसका टॉपिक है अभिक्रिया के प्रकार। ये देखिए अभिक्रिया के प्रकार अलग अलग हो, जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। तो मैं बारी बारी से सबके पहले लिखता नहीं, बल्कि बारी बारी से लिखते हुए मैं इसे समझाते जाता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं बता रहा हूँ संयोजन अभिक्रिया। देखिए संयोजन अभिक्रिया क्या है। संयोजन अभिक्रिया में आप ये समझ लीजिए ना कि संयोजन अभिक्रिया जब होगा ना, तो क्या इसमें बोला क्या जा रहा है, संयोजन, ठीक है। संयोजन, संयोजन यानी कब, यानी दो तीन पदार्थ क्या रहेगा, आपस में जुड़ेगा, एक नया पदार्थ का निर्माण करेगा, तो ये हुआ संयोजन, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ए है और बी है और एक सी है, और भी मान सकते हैं आप, ठीक है। ये तीनों पदार्थ आपस में जुड़कर एक नया पदार्थ का निर्माण कर रहा है, ठीक है। एक नए पदार्थ का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है, इसे डी मान लेते हैं, ठीक है। एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है। तो ये जब नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है तो ये हुआ, देखिए एक दो तीन, इन तीनों का क्या हुआ है, ये जोड़ा हुआ है, ये तीनों क्या हुआ है, जोड़ा हुआ है, यानी संयोजन किया। जब तीनों संयोजन किया तो एक नए पदार्थ का निर्माण किया, ठीक है, डी का, ठीक है। एक नए पदार्थ का निर्माण किया, किसका, डी का। तो इसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। यानी संयोजन अभिक्रिया में दो अलग अलग पदार्थ या गैस दोनों मिलकर, या गैस और पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ, एक नए गैस या पदार्थ या जो भी हो उत्पाद प्रतिफल का निर्माण करेगा, तो इसे बोला जाएगा संयोजन अभिक्रिया। लेकिन मेन टॉपिक इसका क्या है, संयोजन अभिक्रिया, यानी ए और बी जो मिल रहा है तो एक नया चीज बन रहा है सी। ये हुआ संयोजन अभिक्रिया का मेन टॉपिक। यानी दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो इसे बोला जाता है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। जैसे देखिए मैं पहला बता रहा हूँ, जैसे मान के चलिए जैसे कोयले का दहन जब करते हैं, क्या करते हैं, कोयले का जब दहन होता है तो इसमें कोयले का दहन के मैं बताते हैं। जैसे कि कार्बन है, कार्बन क्या किया कि ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया किया, ठीक है। और ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करने के बाद ये बनाता है कार्बन डाई ऑक्साइड। कार्बन डाई क्या बनाएगा, ऑक्साइड। तो ये तो हुआ सॉलिड, और ये हुआ सॉलिड। यहाँ पर मैं इसे लिख देते हैं ठोस अवस्था, जो पहले बताए थे। और ये क्या है, ये गैसीय अवस्था है। तो चलिए जी इसके लिखा जाएगा, बगल में लिखेंगे, ये साइड लिखेंगे, मैं जगह नहीं बच पाया इसलिए नीचे लिख रहा हूँ। और ये क्या हुआ, तो ये गैस हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये गैस हुआ। तो देखिए ये प्राप्त हुआ। संतुलित करना है तो देख लीजिए, इसमें ऑक्सीजन भी डबल तो ऑक्सीजन डबल, कार्बन सिंगल तो कार्बन सिंगल, ये ठीक है। तो ये इसमें भी देखिए दो चीज़ मिला, दो अभिकारक मिला, एक ये था एक ये था, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, दोनों मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण किया। तो दो को मिला ना और एक नए उत्पाद का निर्माण किया तो हुआ संयोजन अभिक्रिया। दो को जुड़ गया, एक नई चीज़ का निर्माण किया तो हुआ संयोजन अभिक्रिया। और भी बताते हैं संयोजन अभिक्रिया का कुछ एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए कुछ इस तरीक़ा से एक और एग्जाम्पल देते हैं। हाँ इसमें देखिए ये क्या है कि ये हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये तो गैस हुआ, ये भी ऑक्सीजन है तो ये भी गैस है। और एक अलग से प्राप्त हो रहा है ये जल, H2O, यानी जल हुआ है, जल होता है। तो ये तो जल प्राप्त हुआ, लेकिन अगर आपको बस सिंगल O का बारे में बात किया अगर किया जाए तो ये तो गैस है, ठीक है। लेकिन एक पूरा, ये पूरे के बारे में बात किया जाएगा तो ये एक जलीय विलयन हो गया, ठीक है। तो ये जल की जलीय विलयन के लिए आई से दर्शाया जाता है। तो चलिए हो गया ये, ठीक है, कितना कंप्लीट हुआ। तो अब ये देखिए इसमें क्या हमें दर्शाना है कि संयोजन में क्या हो रहा है कि नहीं। तो देखिए एक दो पदार्थ अलग अलग, मतलब दो वो अभिकारक मिल के एक नए प्रतिफल का निर्माण कर रहा है, उत्पाद का निर्माण कर रहा है। तो जब दो को जुड़ा ना, ठीक है, संयोजन में क्या होता है, जुड़ता है और एक नया चीज़ बनता है। तो दो अलग चीज़, दो चीज़ या तीन या चार या पाँच जो भी जुड़ जाएगा और एक नए चीज़ का निर्माण करेगा, एक नए प्रतिफल का निर्माण करेगा या उत्पाद का निर्माण करेगा, उसी को बोला जाएगा संयोजन अभिक्रिया। तो ये भी हुआ एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण, ठीक है। तो एक और बता देते हैं उदाहरण इसका। जैसे देखिए इसमें देखिए ये है एक, जैसे बिना बुझा हुआ चूना की ये बिना बुझा हुआ चूना, ये क्या किया है, जल के साथ में क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है। तो ये प्राप्त हुआ बुझा हुआ चूना, ये प्राप्त हुआ क्या, बुझा हुआ चूना। देखिए एक टॉपिक आप ये भी याद रखिए कि ये किस चीज़ का सूत्र है। तो ये है बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र है ये, ठीक है। ये है बिना बुझा हुआ चूना। ये क्या, ये तो जल पता है, ये एक है, ठीक है। तो ये वो बुझा हुआ चूने का सूत्र क्या होता है, तो CaOH का होल 2, ये हुआ बुझा हुआ, ठीक है, चूना। यानी बुझा हुआ चूने का सूत्र क्या होता है, तो CaOH का होल 2, और ये बुझे हुए चूना का होता है, ठीक है। अब अगर बोला जाए कि बिना बुझा हुआ चूना, तो ये होता है बिना बुझे या बिना बुझा
हुआ चूना, हुआ चूना, ठीक है। तो ये हुआ, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये अभिक्रिया ये क्या कर रहा था, ये इसमें इसके साथ में अभिक्रिया कर रहा था, एक नए पदार्थ का एक नए उत्पाद का निर्माण कर रहा था। तो बस ये भी हुआ, तो दो चीज़ जुड़ा, एक नई चीज़ का निर्माण किया। ये तीन चीज़ जुड़ेगा, एक नई चीज़ का निर्माण करेगा, संयोजन अभिक्रिया। तो ये कौन सा अभिक्रिया है, तो ये है संयोजन, ये अभिक्रिया। क्या हुआ, ये संयोजन अभिक्रिया। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये इसका डिफिनेशन से लग रहा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी इसमें ऊष्माक्षेपी यानी इसमें ऊष्मा निकलता होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऊष्मा निकलता है। तो ये वो क्या, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे देखिए, एक रिएक्शन लिए हैं, एक अभिक्रिया किए हैं, ये मीथेन के साथ में अभिक्रिया कर रहा है, यानी CH4 के साथ में कौन, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया हो रहा है दोनों का, यानी दोनों अभिकारक आपस में अभिक्रिया कर रहा है। तो प्राप्त इस बन रहा है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और ये क्या निकल रहा है, ऊष्मा निकल रहा है। क्या निकल रहा है, ऊष्मा। तो ऊष्मा की प्राप्ति होगा। तो आपको ये दिखा दिया जाएगा, जैसे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का निकलना हो, यानी ऊष्मा निकले, ठीक है। तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलेगा उसे बोला जाएगा क्या, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये आपको दर्शाया रहेगा। तो दर्शाया रहेगा तो आप देख लीजिए, जैसे ऊष्मा जैसे लास्ट में लगा हुआ है, तो समझ जाइए कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ये होगा, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतने ही रह जाते हैं। ये भी लेसन में से पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। ये फिर इसमें और एक वीडियो बनेगा तो भी ये ख़त्म हो जाएगा, यानी ये इसका पहला पार्ट था। अब इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी बनाकर पूरा कर दूंगा, तो ये लेसन क्या होगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वाचिंग करने देखने के लिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। थैंक यू।